मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कक्षा में। दोस्तों, आशा करता हूं आपका लास्ट वीक बहुत अच्छे से गया होगा और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। जिस भी भाई का कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी अच्छी सेल है, प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करें, हम उसको मौका देंगे। आज हमारे साथ सुनील मान है। सुनील मान जी, नमस्कार। सुनील हाँ मान जी, जी, नमस्कार नमस्ते। सर। और भाई तो ठीक हो? हाँ ठीक है सर, तो माफी चाहूंगा, कैमरा अभी मैं ऑन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तो हमें तो सेल सुना दे भाई, कि कैमरे की कोई जी, दिक्कत नहीं। कोई हाँ अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस हुआ है, कोई भी अच्छी सेल है, आप बताएं उसके बारे में। जी जी सर, अभी मेरा एक सेल है सर। अभी जैसे मैंने स्टॉल एक्टिविटी की थी लास्ट ईयर में, तो वहाँ से मेरा मुलाकात हुई थी। एक एचएनआई कस्टमर है दिल्ली में ही, तो अभी जी मैंने उसका क्लोज किया है प्रपोजर। तो जी। अंडरराइटिंग का फाइनल डिसीजन है सर। आज एमएम की रिपोर्ट मांगी है, तो वो अभी आज क्लोज हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैंने सीखा है बड़ी पॉलिसी कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो काफी कुछ हेल्प होती है मुझे इस सेशन में आके। तो आपने क्या दिल्ली में स्टॉल लगाया था? मूर्थल में स्टॉल लगाया था सर। एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के द्वारा ही मेरा वहाँ पे जान पहचान बढ़ी थी उस कस्टमर से। जी। जी, उसके द्वारा ही फिर मैंने तो उसको आपने आगे बढ़ क्या किया। बोला था कस्टमर को जो आपसे पॉलिसी ली उसने? एक्चुअली सर वो पहले इंश्योरेंस एडवाइजर था 15 साल पहले एलआईसी का, तो उसने काम कुछ इतना अच्छा किया नहीं था। तो फिर अभी तक उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। दो एक कंपनियां चलाता है वो। तो लेकिन इंश्योरेंस बिल्कुल जीरो था सर उसका। तो उसको फिर इम्पोर्टेंस दिखाई फैमिली के लिए एक रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस आप कैसे खड़ा कर सकते हो परिवार के लिए। तो उस टॉपिक पे बात किया, तो फिर वो क्लोज हो गया सर वहां से। जी, चलो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। थैंक रणवीर यू सर। शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। रणवीर जी नमस्कार, बहुत नमस्कार बहुत साहब, स्वागत है नमस्कार आपका सर। सर। अच्छा, नमस्कार नमस्कार सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? अब अवश्य बोलना चाहूंगा साहब, आपकी इजाजत मिली है तो। जी देखिए, मैं बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन इस महीने पूरी व्यस्तता रही है। ये जो प्रेजेंट में लेटेस्ट चेंजेस आए, इन चेंजेस को लेके अभिकर्ता समाज में काफी रिएक्शंस हैं। और उन रिएक्शंस को मैं पूरे उसमें घूम रहा हूँ। और अभी हमारा जो है 2 दिन पहले तक जो है रिप्रेजेंटेशन देने का इन परिवर्तनों में। देखिए, आप लोग जो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। आज के मोटिवेटर भी आ रहे हैं, वो भी चेंजेस पर ही जो है बात करेंगे। और चेंजेस को एक्सेप्ट करना और उनके अनुसार अपने आप को ढालना, ये जी आपका सिखाने का ट्रेनर्स का काम है। जी लेकिन वो जो अभिकर्ता है कि इन चेंजेस से एकदम जो प्रभावित होता है और अभी उसका मानस ऐसा नहीं बना है जी कि एकदम जब उसको पता लगता है कि मेरा कमीशन कम हो गया या मेरा जो है अब, जो मोटिवेटर्स हैं वो तो कहेंगे नहीं, आपका कमीशन कम नहीं हुआ है, बढ़ जी। गया है। वो बढ़ गया। दूसरे रूपों से प्रस्तुतिकरण उनको तो करना है, क्योंकि उनको जो है इस उसमें लाना है प्रेजेंट में, कि भाई जैसे है आपको प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से आपको तैयार होना है। लेकिन जो 14 लाख एजेंटों में से मैक्सिमम वो लोग हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे अपने समय शोट को रिड्यूस कर देना, मिनिमम 1 लाख कर देना, 2 लाख कर देना, 1 लाख से 2 लाख। हमारा ये मानना है डंग साहब कि ये जो 1 लाख समय शोट था, ये गेटवे ऑफ एलआईसी इंडस्ट्री था। इस 1 लाख के मिनिमम समय शोट से हमारा नया जो लड़का आता है, नया बच्चा आता है, वो एक एंट्री करता है। क्योंकि जब वो एजेंसी लेता है, एट दैट टाइम ही इज नॉट प्रोफेशनल। उसको उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। एलआईसी पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसने कोई उसको ट्रेंड किया हो कि नहीं, यू स्टार्ट विद दी 2 lakhs और 5 lakhs। तो वो मिनिमम से एक अपना शुरुआत करता है, तब कहीं जाके। मैं आज अगर इस मंच पे सारे लोग बैठे हैं, तो भाई बॉन्ड तो एमडीआरटी नहीं हो गए थे। शुरुआत तो धीमे 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 की थी। आज वो सारे लोग प्रोफेशनल हो गए। आज हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, वो उन बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए है, इस लेवल तक लाने के लिए है। केवल ये कह देना कि नहीं, चेंजेस आर बेटर, 2 लाख हो गए तो आपका वो बढ़ जाएगा, 5 लाख हो जाएगा,
5 लाख सम एश्योर्ड कर दोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। एक बात, प्रीमियम बढ़ा देना, कमीशन कम कर देना, एज एंट्री लिमिट 55 से 50 ले आना। आज जब मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है और आप जो है मिनिमम एज एंट्री एज आप मैक्सिमम 50 इयर्स कर रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो 2047 तक सारे लोगों को इंश्योर करना है, तो तमाम ऐसे लोग हैं आज 60 साल की उम्र में भी, 65 साल की उम्र में भी बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो कहाँ जाएगा? जी और इसके अलावा एक जो आपका जो ले आए आप क्लॉबैक वाला, तो क्लॉबैक की कंडीशन पे लोगों को कंफ्यूजन है कि साहब अभी ब्रांचेज में कह दिया कि क्लॉबैक का अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है। सर्कुलर तो नहीं है, बट यू सी कि इन एवरी प्लान सर्कुलर, जो प्लान का स्पेसिफिक प्लान सर्कुलर है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये क्लॉबैक कंडीशन या क्लॉबैक क्लॉज है जो, ये कभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। तो एक हथियार ये भी बना के दे दिया कि 5 साल तक अगर आपकी कोई पॉलिसी जो है नहीं चलती है या सरेंडर हो जाती है, तो हम आपको, क्लोबैक का मतलब है कि हमने जो आपको दिया उसको एक इस पंजे से ले लिया, वापस ले लिया। तो चाहे वो इंसेंटिव के फॉर्म में दिया हो, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में दिया हो, कंपनी को राइट है कि वो उसको वापस ले ले। तो इससे हमारा अभिकर्ता समाज इन सारे चेंजेस से डरा हुआ है। हमारा अभिकर्ता समाज हर चेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन लाना ना, तो मैं इसी उसमें हर जगह मीटिंग हो रही है, रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है चेयरमैन तक। आप देख रहे होंगे शायद 2924 के, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर आपको समय मिला हो, कि पूरे हिंदुस्तान का अभिकर्ता, मैक्सिमम अभिकर्ता, मेजोरिटी ऑफ द एजेंट्स, वो जो है अपने भविष्य को लेके थोड़ा सा भयभीत है। कारण क्या है कि आपने मान ली 2% की कटौती की, आपने सारा पैसा इधर उधर बांट दिया अगली नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में। अरे भाई, एलआईसी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि ये कहीं से भी इसको एडजस्ट कर देता, और इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में अभिकर्ता का कमीशन नहीं घटाना था। इन चीजों को लेके सब हमारा तो एक्सपीरियंस चल रहा है, उसी को लेके आंदोलन रत हैं। और लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। 28 तारीख को मैनेजमेंट ने हमें वार्ता के लिए बुलाया है, और बस ये चल रहा है सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस मैटर में साहब। अरे सर, आपके साथ हैं सर, हमेशा आपके साथ। डॉक्टर कुलदीप बोलिया, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार भाई साहब। हाँ, आप भी अपना इनपुट दीजिए कुछ। रणवीर भाई ने जो सब कुछ कहा बिल्कुल सही है। एलआईसी ने प्रीमियम बढ़ा दिया, सरेंडर वैल्यू जो देनी थी कि भाई पहले साल में दूसरे साल में भी वो सरेंडर करे, जो पहले अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए एलआईसी को प्रीमियम बढ़ाना ठीक है, हमको लगता है बढ़ाया। लेकिन 25 साल की पॉलिसी का प्रीमियम 25 साल तक बढ़ा, और पहले साल में देंगे क्या 10 और 12%? तो 10-12% देकर आपने 200% तो कलेक्ट कर लिया, फिर एजेंट का कमीशन क्यों कम कर रहे हो? जी, बहुत हमारी क्लब मेंबरशिप उसका नुकसान देगी। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो रणवीर भाई ने पहले ही बता दिए, मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, आंदोलन के राह पे हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट हर हालत में अभिकर्ताओं को, जब आईपीओ आया था तब भी इन्होंने कहा था अपने लिखित स्टेटमेंट में कि इंश्योरेंस एजेंट आर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। यानी वो तो हमको कॉन्ट्रैक्ट लेबर मानती है, वो एजेंट मानती नहीं है। कहने के लिए नीम के अड्डी कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है सर, मैं तो अभी यही कहूंगा, लेकिन हाँ, सभी लोग आंदोलन की राह पे हैं और हमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी भाई की कोई शेयरिंग है? नहीं तो फिर हम आज की स्पीकर को बुलाते हैं। विकास भारद्वाज जी नमस्कार। आज आप कैसे ढीले ढीले लग रहे हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी। नवरात्रे के हवन करके चुके हैं साहब अभी। अरे नवरात्रि की सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जी जी, रणवीर जी से कहलवाइए कुछ। हो गया, रणवीर जी का हो गया, आप लेट आए हैं। मैं लेट आया। जी 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 जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दोस्तों, आज के स्पीकर हमारे अशोक भाई कालरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है वो स्पीकर हमारे बीच हो जिसने सिंगल पॉलिसी के अंदर टीओटी की हो, और एक बार नहीं 2-2 बार इन्होंने टीओटी की है।
और जब जब हमारे बीच आते हैं हम वैसे ही एनर्जी से भर जाते हैं। कालरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा समय ना लेके आप लोगों के बीच, आप लोग अशोक कालरा जी का स्वागत अपने हिसाब से करें, चैट बॉक्स भर दें। अशोक कालरा जी वेलकम। हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान से आपकी लंबी आयु हो, हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही आते रहे हमारे बीच और मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। अपने ही परिवार में अपने ही भाइयों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से हम अपने भाइयों से रूबरू होकर बात कर पाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर सकें। अगर हमारे किसी भी एक्सपीरियंस से किसी को भी कोई भी बेनिफिट मिल सकता है तो वो उसे लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि 1 घंटे की मीटिंग में हम 100 बातें सुने, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती हैं और कुछ ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें से एक पॉइंट भी अगर मेरे काम का हो, जिसे लगता है कि ये पॉइंट मेरे काम का हो करके मेरे लाइफ में कुछ चेंज कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट को पकड़ लेना चाहिए और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा देना चाहिए। और ऐसे ही मौके फिर हम लोग हर हफ्ते नए नए स्पीकर्स के साथ सभी लोगों को देते रहते हैं, ताकि एक एक पॉइंट करके भी अगर आप लेंगे तो पूरे साल भर में कम से कम 52 पॉइंट आपके पास हो जाएंगे। और उन 52 पॉइंट के साथ अगर आपने 1% भी ग्रोथ पर डे अपने जीवन में की, तो आप मान के चलें कि 37% ग्रोथ आपके जीवन में हो जाती है। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये आपकी ग्रोथ 3x हो जाएगी अगर मैं अपने आप को 1% पर डे का इंप्रूवमेंट करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट मैं अपनी स्लाइड शेयर कर दूं। कर दीजिए। सबसे पहले तो आज के इस सेशन में हम सब आपका स्वागत करते हैं। मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सभी के मन में बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी का मानसिक तौर से और शारीरिक रूप से मैं स्वागत करता हूं, ताकि हम दोनों तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएं और हम देखें कि हम अपने जीवन में चेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चेंज जो है वो लाइफ है। अगर एक बीज जमीन में डाला जाता है तो वो बीज कुछ समय के बाद फूटता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है। लास्ट मोमेंट ऑफ अपने जीवन के वो हर चीज अपने बांट देता है। अगर हम प्रकृति की किसी भी चीज को देखें, अगर हम अपने ही जीवन को देखें, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे साथ हमारा साइज क्या था, हमारी खुराक क्या थी, हमारे खुशी का माहौल क्या था। और आज उसी चीज को अगर हम देखते हैं तो आज हम खुशी ढूंढने के लिए कोई पर्पस ढूंढ रहे हैं, जबकि जब हम बच्चे थे तो हमारे को खुशी ढूंढने के लिए किसी पर्पस की जरूरत नहीं थी। एवरी टाइम्स वी आर स्माइलिंग। और आप देखो वो स्माइल के दौरान बच्चा सिर्फ दूध पी रहा होता है और उसकी पूरी लाइफ 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ग्रो होती चली जाती है, पता ही नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग थोड़े समझदार हो जाते हैं। ऐसा तथाकथित समझदार कह सकता हूँ, तथाकथित समझदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अब हमारे को समझदारी दिखानी है ना। तो समझदारी दिखाते दिखाते हम लोग इतने समझदार हो जाते हैं कि हमारे को मुस्कुराना है, उसके लिए भी हमारे को कोई रीजन चाहिए। तो एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग जोर से मुस्कुरा दें। वाह, वाह। बस यही स्माइल हमारी बनी रहनी चाहिए। जीवन में जो भी चेंजेस आएंगे, अगर इसी स्माइल के साथ हम लोग उसके साथ स्ट्रगल करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे, उसके साथ अपना अपन रखेंगे, तो हम हर पार्ट ऑफ लाइफ को जीत सकते हैं। तो आज सबसे पहले तो
वेरी टफ टू से टाटा टू सच अ रतन। ऐसे रतन को टाटा कहने में बड़ा दुख हो रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने रतन टाटा जी को, जिन्होंने देश की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए ही समर्पित कर दिया। तो आप देखें कि जो भी उनकी नेटवर्थ थी उसके अंदर से मोर देन 66% डोनेट कर देते थे, और बाकी 34% भी अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए जिस तरीके से भी हो सकता था उसके लिए यूटिलाइज करते थे। बाकी चीजें भी उन्होंने जीवन में देश के लिए की, इंसानियत के लिए की। तो एक बार मैं चाहूंगा कि हम अगले 10 सेकंड मौन रखें और रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, मोर देन 168 कंपनीज ही हैज ओन्ड। 168 से ज्यादा कंपनीज को ओन कर रहे थे। आज हमारे से अपना एक बिजनेस नहीं संभल रहा है। उस बिजनेस में भी हमारे को 4 हिस्से 10 हिस्से नजर आ रहे हैं कि ये मेरा न्यू बिजनेस है, ये मेरा सर्विसिंग का बिजनेस है, ये मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये मुझे सस्पेक्टिंग करनी है, ये मुझे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ये मेरे को डाटा मेंटेन करना है, ये मुझे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है। न जाने कितनी ही चीजों में हम लोग उलझे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि रतन टाटा जी की हर कंपनी के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स आते होंगे? और ऐसी ही मोर देन 168 कंपनीज हर साल लगातार बार बार प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, और हम लोग सिर्फ 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 5 साल 15 साल 25 साल 30 साल काम करके हम ये सोच रहे हैं कि हमने शायद बहुत बड़ा काम कर लिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमने अपने परिवार को ही अपनी दुनिया समझ रखा है, और इन्होंने दुनिया को ही अपना परिवार समझ रखा है। तो इसलिए हम वो 4 लोगों की जरूरत को पूरा करने में लगे हुए हैं, और इन्होंने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना, इसलिए ये दुनिया की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, यही फर्क होता है। सिर्फ सोच से ही जीवन बदलता है। अगर सोच हमारी रहेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में जो चेंजेस हैं वो कांस्टेंट हैं, लगातार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। ये कुबलर रोज के बारे में अगर आपने नाम सुना हो, तो कुबलर रोज 2006 के अंदर पैदा हुए साइकेट्रिस्ट थे, और 2004 में इनकी डेथ हुई है। 2006 में नहीं, 1906 में। 2004 में 2004 में डेथ हुई, और पैदा कब हुए? 1926। 1926। जी जी ठीक है सर। आप गूगल करके देखिएगा। तो इनका ये मानना था कि इन्होंने एक बुक भी लिखी है। कोई स्क्रीन को शायद चेक कर रहा है, एक बार देखना सुनील भाई। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बुक भी लिखी है जिसका नाम है डेथ एंड डाइंग। तो ये स्क्रीन पे कौन क्या कर रहा है भाई? अनिल मिश्रा जी कर रहे हैं शायद। अनिल मिश्रा जी। आपकी रिक्वेस्ट है। सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो आप क्लियर कर दीजिए उसको। कर दिया, कर दिया। थैंक यू। अभी स्क्रीन पे तो दिख रहा है। अब हमारी टेक्निकल टीम राजेश राठौर जी से संपर्क कीजिए आप। राजेश राठौर जी अभी कहीं गए हुए हैं। अजय त्यागी जी हैं? अमित पालीवाल जी? टेक इट इजी, टेक इट इजी, नॉट एन इशू। ओके। बेसिकली डेथ एंड डाइंग जो इन्होंने बुक लिखी है, जो 1969 के अंदर इन्होंने लिखी थी, और इन्होंने डेथ स्टडीज के ऊपर, जो नियर डेथ स्टडीज होती हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम करने की कोशिश करी है।
जब डेथ नजदीक आने लगती है तो इंसान के मन में क्या क्या भाव चलते हैं, किस तरह की वो अपने जीवन को पुराना याद करता है, क्या वो चीजें होती हैं। तो उन्होंने उसको जो कर्व था लाइफ का, उसको कोबलर रोज चेंज कर बताया, जिसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे तो कोई भी जब चेंज आता है लाइफ के अंदर तो सबसे पहले आदमी शॉक हो जाता है, उसे एक झटका लगता है, ये क्यों, ऐसा क्यों। और जैसे ही शॉक लगता है उसका सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है डिनायल, इनकार। लेकिन डिनायल जब कोई सुनता नहीं, कुछ उसके बारे में करता नहीं, तो वो धीरे से हमारे को एंगर की तरफ लेके जाता है। और यही एंगर बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आदमी बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाता है, अच्छा चलो ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, अच्छा नहीं तो ऐसा, नहीं तो ऐसा कर लो। और जैसे ही बार्गेनिंग की स्थिति भी प्रॉपर नहीं हो पाती जैसा इंसान चाहता है, तो वो एक डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। जबकि अगर ये शॉक, ये डिनायल, ये एंगर, ये बार्गेनिंग, ये डिप्रेशन, अगर इन सब से बचना है तो जितनी भी केसेस के अंदर डेथ हुई और डॉक्टर कुबलर रोज ने उनको लिखा, तो उन्होंने ये पाया कि एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट वे टू गेट एनी चेंज इन लाइफ। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट वे टू चेंज इन लाइफ। और जैसे ही हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन का जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई रात के अंधेरे में, बंद कमरे में, रात के अंधेरे में बंद कमरे में काली बिल्ली को ढूंढ रहा है, मिलेगी? नहीं मिलेगी। रीजन कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं उसको हमने स्वीकार तो किया ही नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। स्वीकार करते ही वो मेरे पास आ जाएगी। तो जितने भी हमारी ये स्ट्रगल है चेंजेस के साथ, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड जितने भी चेंजेस होते हैं और जितने भी चेंजेस हो रहे हैं और जितने भी चेंजेस भविष्य में होंगे, वो सबके सब का बेसिक पर्पस होता है ग्रोथ। आज तक कभी भी कोई चेंज या कोई भी ऐसी बात प्रकृति ने नहीं की जिससे डिमोलिशन हो। अब आप कहेंगे तूफान आते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो दोस्तों प्रकृति ने भी अपने आप को बैलेंस करने का एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे को, कभी सुना किसी ने कि राजस्थान में बाढ़ आई? राजस्थान में हमेशा सूखा पड़ता था, लेकिन वहां भी बाढ़ आई। तो ये प्रकृति है जो अपने आप को बैलेंस करती है। और जब प्रकृति में 70% वाटर है और हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो क्या हम प्रकृति के बिल्कुल स्वरूप नहीं है? अगर हम ये मान लें कि हम ही प्रकृति हैं, तो मुझे ही एक्सेप्ट करना है, मुझे ही झेलना है, मुझे ही बैलेंस करना है, मुझे ही रीबैलेंस करना है और मुझे ही वापस ग्रोथ करना है। क्या होता हिरोशिमा नागासाकी का आफ्टर 1942 अगर वो ग्रो ना करते? तो हम कहते कि बम गिर गया और वो बर्बाद हो गए। लेकिन जापान ने हर 10 साल के अंदर, ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हर 10 साल के अंदर? रीजन कि जब सब कुछ बर्बाद हो गया और जब वो सबसे पहली बार 1952 के अंदर जापान की इकोनॉमी को चेक करा गया, तो पता लगा कि 1952 के अंदर टेक्सटाइल के अंदर जापान जो है नंबर 1 है। तो बोले यार ये तो हो जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने फिर दूसरे फील्ड के अंदर अपने आप को अगले 10 साल के अंदर नंबर 1 प्रूफ किया। अगले 10 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रूफ किया। अगले 10 साल के अंदर
मोटर्स के अंदर प्रूफ किया, अगले 10 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रूफ किया। उन्होंने हर 10 साल पे अपना एक नया फील्ड चूज करके उसके अंदर अपने आप को वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 प्रूफ किया। वो कंट्री जिसको ये कहते थे कि अब ये जो बम गिरे हैं, जो हालत जापान की हो गई है, इसको कम से कम वापिस अपनी पुरानी जगह पर आने में कम से कम 200 साल लगेंगे, और वो कंट्री जो है 10 साल के अंदर अपने पैरों पे खड़े होकर के वर्ल्ड में अपना परचम लहरा रही है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हम जापान जैसी कंट्री के लिए बजाएं, और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास है, और वो हम सीखें। जापान के अगर आप स्टडीज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जापान किस किस तरीके से ग्रो करके गया है। तो माइनस चीजें आएंगी लाइफ के अंदर, नेगेटिव चीजें आएंगी, लेकिन सबसे पहला काम जो है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही वो थोड़ा नजदीक आ जाती है मेरे पास, और जैसे ही वो मेरे नजदीक आती है तो मैं उसको पुचकार भी सकता हूँ, उससे चेंज भी कर सकता हूँ, उसको बदलाव भी कर सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं उससे लड़ता रहूंगा, इसका मतलब लड़ने का मतलब क्या है कि वो एक सेकंड पार्टी है, और जब तक हम सेकंड पार्टी समझ के उससे लड़ते रहेंगे, किसी भी चीज से जो भी हमारी चेंज जीवन में आया है उस चेंज से जब तक हम लड़ते रहेंगे, तो इसका मतलब वो सेकंड पार्टी है, वो मुझसे दूर है, उसका हम उतना सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, उतना सोल्यूशन नहीं ले पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो इट अलाउज अस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड एक्साइटिंग थिंग्स। तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ होगा, तभी तो प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। आज अगर मेरे को जरूरत है इस बात की कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो हमारा सबसे पहला ये काम होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी एक बात आती है कि मिनिमम समय छोड़, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। कुछ समय था जब हमने एजेंसी ज्वाइन की थी, तो उस समय 10,000 रुपीज मिनिमम समय छोड़ हुआ करता था। फिर मिनिमम समय छोड़ 25,000 हुआ, फिर मिनिमम समय छोड़ 50,000 हुआ, फिर मिनिमम समय छोड़ 1 लाख हुआ, भी जो चेंजेस हैं वो मिनिमम समय छोड़ 2 लाख हुआ। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब कभी भी मिनिमम सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी बिकती है, मिनिमम सम एश्योर्ड कुछ भी हो सकता है, मिनिमम सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी जब भी बिकती है, उसकी दो वजह हो सकती है। नंबर 1, या तो वो एजेंट की जरूरत है। नंबर 2, कस्टमर एजेंट से पीछा छुड़ाना चाहता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक बोला सर आपने। कस्टमर पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए छोटी सी पॉलिसी ले लेता है, क्योंकि वो छोटी पॉलिसी उसके काम तो आएगी नहीं। जी। जी। उसका कहना ये होता है कि चलो अच्छा, एक काम करो, जितनी कम से कम हो सकती है वो कर दो, वो कर दो। या मेरी कोई क्लब मेंबरशिप है, या हमें कोई पॉलिसीज का टारगेट पूरा करना है, तो हम मिनिमम के चक्कर में जाते हैं। मेरा मानना यह है कि हम अपने आप को इस लेवल पे ग्रोथ क्यों ना करें कि हमारा मिनिमम हम खुद डिसाइड करें। ये हर आदमी का मिनिमम खुद डिसाइड कर सकता है ना। वो तो कंपनी ने बोला कि मेरा मिनिमम ये है, लेकिन मेरा मिनिमम, हम ना आज तक अपना मिनिमम डिक्लेयर कर पाए, ना हम मैक्सिमम डिक्लेयर कर पाए, जिसकी वजह से आज भी हम सिर्फ उलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं और उलझे हुए हैं। आप सब लोगों ने पतंगे उड़ाई हैं, जब जब पतंग उड़ती रहती है, लेकिन जैसे ही एक पतंग कटी, दूसरी पतंग कटी, तीसरी पतंग को जब आप उड़ाने की कोशिश करते हो, तब तक आपका मांझा सारा उलझ चुका होता है। अब आप सोचो कि अगर मांझा ही उलझ गया तो डोर कहां तक लेके जाएगी? क्या उड़ भी पाएगी? तो मेरा दोस्तों, इस बारे में मैंने सिर्फ एक ये एग्जाम्पल के तौर पे बात की है। मेरा ये मानना है कि अपना मिनिमम हम खुद डिसाइड करें,
अपना मिनिमम प्रीमियम भी हम खुद डिसाइड करें, अपना मिनिमम सम एश्योर्ड भी हम खुद डिसाइड करें, और अपना मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज भी हम डिसाइड करें, अपना मिनिमम नंबर ऑफ लाइफ्स भी हम डिसाइड करें। कितने लोग एग्री हैं इस बात से, जो ये कहते हैं कि हाँ जी, मैं आज के सेशन के बाद अपना मिनिमम खुद डिसाइड करूंगा? वेरी गुड चरणमल जी, गुप्ता जी, सुमन जी, सुनील मान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उमेश जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना मिनिमम हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपना मिनिमम खुद डिसाइड करते हैं ना, तो जिंदगी का कंट्रोल मेरे अपने हाथ में होता है। और जब मेरा मिनिमम कोई और डिसाइड करता है, तो मेरा कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है। और जब जब रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा, तो वो लाइफ मेरी वो चलाएगा, ना कि मैं चला पाऊंगा। तो बेटर है कि मैं मिनिमम खुद अपना डिसाइड कर लूं और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं। अगर मैं बात करूं पर्सनल डेवलपमेंट की, तो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर हमारे को सबसे पहले 3 तरह की आदतों को डालना चाहिए। पहला, एक ऐसी आदत डालो जो मेरे को फिट रख सकती है फिजिकली। एक ऐसी आदत डालो जो मुझे इमोशनली फिट रख सकती है। और एक ऐसी आदत डालो जो मेरे को मेंटली फिट रख सकती है। अगर ये 3 आदतें मेरे अपनी लाइफ के अंदर मैं डेली रूटीन बेसिस पर अपने आप को चेक करूंगा, मेरे बिखरने के चांसेस कम से कम होंगे। थोड़ा सर इस पे एग्जांपल के साथ समझा दो। राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल फिजिकल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम वॉक कर सकते हैं, हम दौड़ लगा सकते हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम लोग योगा कर सकते हैं, हम लोग जिम जा सकते हैं। जिम में भी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको फिजिकली फिट करती है। इमोशनली, बहुत समय ऐसा होता है जब मैं इमोशनली अपने आप को फील करता हूं, कमजोर महसूस करता हूं, तब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं। आज आपको बहुत कम कंधे ऐसे मिलेंगे जिनके कंधे पर सर रख करके आप अपनी बात कह सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो हम वो कंधा बने जिसपे कोई हमारे को अपना इमोशन बता सके और उसका सॉल्यूशन ले सके। अगर हम वो कंधा बन जाएंगे, तो नेचुरल बात है कि मुझे भी वो कंधा मिल जाएगा जो मेरे को भी इमोशनली स्ट्रांग करेगा। शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। मेंटली कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, कैलकुलेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे को लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा ताकि हमारे लॉजिक्स प्रॉपरली चलें। लेफ्ट ब्रेन के लिए हम लोग क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? हम लोग वो ब्रेक होती है वो 9 बॉक्स वाली, 26 बॉक्स वाली, उसको हम मूव करके अपने आप को माइंड सेट कर सकते हैं। हम कोई खेल सकते हैं, हम अपने आप को रिलीज कर सकते हैं। कैरम बोर्ड खेल लिया, हमने ताश खेल लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज समय ही नहीं बच रहा है इन सब चीजों के लिए। हर आदमी को लग रहा है 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे को ये आदत ही नहीं है इन तीनों में से, आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल पीछे जा करके देखो, ये सभी आदतें हुआ करती थी। अक्सर शाम को मिला करते थे। आज जब भी कोई मिलने की बात करता है तो पर्पस लगता है कि कोई किसी पर्पस से मिलने के लिए आ रहा है। पर्पस के नाम पे याद आया, क्यों ना 1 महीना हम ये ड्राइव चलाएं कि हम कस्टमर से पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम रोज 10 लोगों से बात करेंगे।
क्या लगता है आपको, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मतलब 1 महीना आज से शुरू करते हैं सर, अब तो सर जो भी जीओटी चीज होता है, टीओटी। जो भी चीज शुरू होती है वो अभी से शुरू होती है। बहुत बढ़िया, कल तो बहुत कभी बढ़िया। आता नहीं, कल तो कभी आता नहीं। जी जी जी। जो भी है वो आज है, ये कर ले तू यकीन, कल के जैसी चीज ही यहाँ कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मानना है कि हम अपने डेली रूटीन को ब्रेक कर लें। अगर हमारे को लगता है कि ये 3 या 4 तरह की एक्टिविटीज मेरे को पूरे दिन में करनी है, और हम सीधा पता है क्या करते हैं, जैसे अगर 4 एक्टिविटी करनी है तो हम हर एक के लिए 2-2 घंटे असाइन कर देते हैं, जैसे 8 घंटे काम करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं पहले आधा आधा घंटा तो असाइन कर दो, कि आधा घंटा ये काम करूंगा। 4 एक्टिविटीज के लिए आधा आधा घंटा भी अगर आपने डिवाइड कर दिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उस आधे घंटे को 40 मिनट करना, 50 मिनट करना, 1 घंटा करना, 2 घंटा करना, वो बड़ी बात है। वो तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन रोज का रूटीन मेरे को कुछ अलग हटके करना है। ऐसा क्यों अलग हटके क्यों करना है सर? बताता हूँ सर, बताता हूँ। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक पागल खाने में दो दोस्त जो थे वो एडमिट थे, और लगभग 15 से 20 साल हो गए थे। तो एक दिन वो नहाने के लिए गए, तो एक दोस्त नदी में गिर गया, दूसरे दोस्त ने उसको बचा लिया। अब हॉस्पिटल वाले ने सोचा यार इसका मतलब ये दूसरे वाला तो ठीक हो गया जिसने इसको बचाया है, क्यों ना इसको हम डिस्चार्ज कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको डिस्चार्ज करते हैं, अगले दिन एक फंक्शन रखते हैं और फंक्शन के अंदर इसको डिस्चार्ज कर देंगे। अभी जैसे ही डिस्चार्ज करने की बारी आई और वो जब फंक्शन रखा गया, तो उसमें उससे कहा गया देखो, दो बातें आपके लिए हैं आज, एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। तो आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पहले अच्छी बात सुनना पसंद करेंगे या बुरी बात सुनना पसंद करेंगे? तो उसने कहा कि आप अच्छी बात बताइए। तो बोले अच्छी बात यह है कि आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं इस पागल खाने से, अब आप लाइफ टाइम पूरा जीवन बाकी लोगों के साथ रह के जी सकते हो। बड़ा खुश हुआ वो। तो उसने कहा जी बुरी बात क्या है? बोले बुरी बात यह है कि वो जो तेरा दोस्त डूबा था जिसको तूने बचाया, उसने कल रात को बाथरूम में सुसाइड कर लिया। बोला नहीं 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 नहीं, उसने सुसाइड नहीं किया, वो तो नदी में भीग गया था, जब मैं बचा के लाया तो मैंने उसको निचोड़ने के लिए ऊपर टांग दिया था। क्या करना चाहिए इसका, अंदर या बाहर, डिस्चार्ज करें या नहीं? नहीं करें सर, ये तो। गड़बड़ हो गई ना। जी। राइट। तो अक्सर आपने पागल खाने में देखा होगा कि एक आदमी अगर ऐसे हाथ हिला रहा है तो वो लगातार 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 ऐसे ही हाथ हिला रहा है। कोई आदमी टोपी पहन रहा है तो वो बार बार टोपी पहन रहा है, 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 टोपी पहन रहा है। वो गाना गा रहा है तो वो लगातार गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। द थिंग्स विच आर वेरी मच रिपीटेटिव, अक्सर वो लोग पागल खाने में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ब्रेक्स एवरीडे रूटीन। आपका रोज का रूटीन सेम क्यों है? अगर वो रोज का रूटीन वही सेम है, वही रोज 40 एक्टिविटीज वही की वही कर रहे हैं आप, जो पहले करते थे, जो कल की, जो आज करनी है, परसों करनी है, रोज वही करते हुए आ रहे हैं, पिछले 10 साल से लगातार करते हुए आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ आप पागल खाने में नहीं है,
ये रावण भी हर साल जलाते हैं सर, इसका कोई मतलब तो निकल नहीं रहा। मतलब तो दोस्त जो समझ जाता है उसका मतलब तो पहली बार में ही निकल जाता है, क्योंकि रावण तो मुझे अपने अंदर का जलाना है, वो तो एक प्रतीक है, वो तो एक प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस अफेक्ट करते हैं हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। आज जैसे ही आदमी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होता है तो लोग बोलते हैं आपको शुगर कम खाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, आदमी तुरंत चेंज कर लेता है। हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि पिछले 5,000 साल से हमारे परिवार के लोग खाना पीना ही तो खाते हुए आ रहे हैं यार। आज भी तो 100 साल के हैं, 80 साल के, 90 साल के हैं लोग। वो क्या कर रहे हैं? उनको कोई ये ज्ञान देने गया था कि आपने शुगर नहीं खानी? बट हमने भी क्या करा है, अति कर दी हर चीज की। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब मीठा खाना शुरू करते हैं तो फिर मीठा टेस्ट के लिए होता है, ना कि पेट भरने के लिए। तो अगर थोड़ा सा हमारे को ध्यान दिया जाए और सिर्फ हम इतनी चीज समझें कि जो मेरी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से अगर मैं खा रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से पहन रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से काम कर रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से घूम रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से एंजॉय कर रहा हूँ, जरूरत के हिसाब से लाइफ को, एवरी एस्पेक्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जरूरत के हिसाब से जो काम होते हैं वो आपके तुरंत हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जरूरतें तो हर इंसान की पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें तो बादशाह अकबर की भी पूरी नहीं हुई। तो ख्वाहिशों का जीवन काहे को लेकर के चलना है? आज कोई बोलेगा हमारे को एलोवेरा का जूस पीना है तो हम एलोवेरा का जूस पीना शुरू कर देंगे। कोई हमें बोलेगा कि वो पार्क के बाहर जो है मल्टी वेजिटेबल्स का जूस मिल रहा है, वो पीना शुरू करो, आप हेल्दी रहोगे, हम वो पीना शुरू कर देंगे। लेकिन हम अपनी हेल्थ की तरफ कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। रीजन? क्योंकि उसको मैं अपना मान ही नहीं रहा। जब ये मेरी हेल्थ है, मेरी बॉडी है, मेरा मन है, तो इसके बारे में दूसरा कोई क्यों बताएगा? हर आदमी को पता होता है। भाई मैं मानता हूं कि आप दौड़ नहीं सकते, माना, लेकिन दौड़ नहीं सकते तो चल तो सकते हैं, फास्ट तो चल सकते हैं। अगर फास्ट नहीं चल सकते तो स्लो तो चल सकते हैं। ये चॉइस तो हमारे को करनी है। और मेरा तो मानना यह है कि ये जो जीवन है ना, वो सिर्फ मेरा है, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने साइकिल चलानी अपनी 5 साल की उम्र में सीख ली होगी, लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने साइकिल 10 साल की उम्र में चलानी सीखी होगी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में साइकिल चलानी सीखी। तो दोस्तों, क्या 5 साल में जिसने साइकिल सीखी वो सक्सेसफुल हो गया और जिसने 15 साल में साइकिल चलानी सीखी वो फेलियर हो गया? नहीं। अल्टीमेटली तो साइकिल चलानी आ गई ना। ये तो मेरी चॉइस थी कि मैं उसको 5 साल की उम्र में सीखूं, कि 10 साल की उम्र में सीखूं, कि 15 साल की उम्र में सीखूं, या 55 साल की उम्र में सीखूं। इट्स माई चॉइस। तो इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊं, किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। चाहे वो, अब कुछ लोग जिम में जाते हैं, वो देखते हैं कि ये बंदा तो जो इतना वेट उठा रहा है तो मैं भी इतना वेट उठा लेता हूँ। भाई क्यों? आप देख के क्यों कर रहे हो? आप अपनी बॉडी को देखो, आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से देखो क्या उठा सकते हो। एक एजेंट है वो 100 लाइफ्स कर रहा है एक दिन के अंदर, दूसरा एजेंट लग गया मेरे को भी एक दिन में 100 पॉलिसीज करनी है। क्यों? देख के क्यों कर रहे हो? आप बिना देखे ये वाला डिसीजन लो ना कि मेरे को एक दिन में 200 पॉलिसी करनी है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम विद एनीबडी। भगवान ने आपको इकलौता बना के भेजा है
आपके प्रारूप को, आपके स्वरूप को, आपके रूप को इकलौता बना के भेजा है, आपके हिसाब का दूसरा कोई है ही नहीं। और अगर अक्सर माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं मेरे मेरे जैसे नहीं है, तो एक दिन भगवान से रूबरू हो गए और उन्होंने बात पूछ ली। बोले यार मेरा बेटा जो है मेरे जैसा है ही नहीं। बोले भाई अगर तेरे जैसा ही बनाना था तो तेरे कोई 20 साल की एक्सटेंशन और दे देते हैं। भगवान को भी तो अलग चाहिए। इसीलिए प्रभु आपके जितनी आयु है उतनी देते हैं और आपकी एक्सटेंशन को एक्स्ट्रा वर्जन करके देते हैं, नया मॉडल, जो आपके घर में आपके बच्चों की तरह आते हैं। और आप भगवान की बनाई हुई चीज से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेरी जैसी हो जाए। भगवान ने सबको एफर्ट बनाया है, सबके लिए फुल एफर्ट दिए और सबके लिए पूरे जीवन में भरपूर सब चीजें दी हैं। आपको जो चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए मिलेगा, बशर्ते वो आप अपने लिए करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मुझे लगता है मैं अपनी बात आप तक बता पाया। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हमने कितने चेंजेस किए। हम लोग लगभग 700 ग्राम, 800 ग्राम, लगभग 1-1 किलो के फोन हुआ करते थे जब मोबाइल फोन लॉन्च हुए। सीमेंस, फिलिप्स, मोटरोला। अगर वो 700 ग्राम के फोन को आपने यूज किया जिसकी 16 रुपए पर मिनट की आउटगोइंग कॉल दी आपने, तो आप देखो ना चेंजेस कितने बढ़िया आए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, कि आज वो 150 ग्राम का फोन हो गया और फीचर उसमें उससे 10,000 गुना ज्यादा है और कॉस्ट है ही नहीं। हम क्यों नहीं अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरह से अडॉप्ट करते। पर नहीं, मैं तो आज भी 2 बटन वाला फोन यूज करूंगा। मेरे को बताओ अगर आप कर रहे हो तो। मतलब फोन स्मार्ट हो सकता है, हम स्मार्ट नहीं होंगे। फोन के अंदर 90% एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको हम यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन फोन स्मार्ट होना चाहिए, इसमें ये फीचर भी चाहिए, इसमें ये फीचर भी चाहिए, इसमें ये फीचर भी चाहिए। बट टेक्नोलॉजी का जो यूज हमारे को अपने लिए करना है वो कितने लोग कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप के 2 वर्जन आते हैं। कितने लोगों को मालूम है व्हाट्सएप के 2 वर्जन आते हैं। जो दूसरा यूज नहीं कर रहा है वो ना बताए प्लीज। हमें भी तब पता लगा था कि एक ही फोन में दो कैसे यूज कर सकते हैं। एक को बिजनेस वाला लिया, एक को नॉर्मल वाला लिया। राइट। लेकिन बिजनेस वाले में जो फीचर उन्होंने दिए वो बिजनेस के फीचर्स को क्या हम यूज कर रहे हैं। उसके आगे नहीं पता सर। वो तो हमें, हमारी जरूरत उतनी थी कि दोनों एक ही में चल जाए। यस। जी। बट उसमें भी अलग अलग फीचर्स हैं दोस्त, वो अलग पर्पज से बनाया गया, बिजनेस के पर्पज से बनाया गया। लेकिन हमने उसके बिजनेस एक्टिविटीज को तो समझा ही नहीं। हम उसमें सस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं, हम उसमें प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं, हम उसमें सेल्स क्लोज भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं हम उसमें ऑटो। अब सॉरी मैं व्हाट्सएप वाली क्लास पे चला गया क्योंकि ये अपने आप में पूरा 1 घंटे का सेशन है, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। बट इतना मैं आपको बता दूं कि हर चीज जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हर चीज जो आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका भी भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो जो फीचर हमारे को 4 फीचर पता लगे, हमने चलो उसका यूज कर लिया। हम 5वें फीचर के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं कि ये 5वां फीचर हो भी सकता है या नहीं है। इसको चेक तो करें, क्या पता बाद में आ जाए। लेकिन ये होगा तो इसका क्या बेनिफिट मैं ले पाऊंगा, इस बेनिफिट को उठा करके मैं अपने बिजनेस में कैसे ग्रो कर पाऊंगा, इस बेनिफिट को उठा के मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे ग्रो कर पाऊंगा, इस बेनिफिट को उठा करके मैं अपने जीवन में कैसे ग्रो कर पाऊंगा, वो चीजें हमारे को देखनी है। आज टेक्नोलॉजी का फायदा देखो, कम्युनिकेशन बिल्कुल आसान हो गया है। आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी किसी से कोई भी बात कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का फायदा देखो, आप और हम बैठ के ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं।
आप सब लोग अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूं। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। लेकिन इस बेनिफिट को हमने लर्निंग के लिए तो समझा, लेकिन इसको अपने बिजनेस के लिए समझ पाए क्या? क्या इसी तरीके से मैं हफ्ते में एक बार 100 कस्टमर्स के साथ बैठ के अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग करूं? क्या लगता है आपको? हमारे कस्टमर्स के भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं ना? क्या हमने सोचा इस बारे में? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हमें सोचना होगा, जिनको हमें करना होगा, और करने के साथ साथ इन सब चीजों को ऑटोमेशन पर भी लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि आज हर चीज, आप जो भी चीजें मैनुअल कर रहे हो उसके अंदर जो समय जा रहा है, वो समय के हिसाब से आपकी कम से कम 200 साल की लाइफ भी कम पड़ जाएगी उन चीजों को करते करते, अनटिल और अनलेस आप ऑटोमेट नहीं करोगे तो। और 200 साल का काम 2 साल में हो सकता है अगर आप उसे ऑटोमेट कर सकते हो तो। ये दोस्तों हमारा 27 से 31 अक्टूबर के बीच में सेशन हो रहा है, जहां पर हम बताते हैं कि कस्टमर से आप किस तरीके से बात करें कि वो पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए, कैसे कस्टमर को कन्विंस करें। इस कोर्स का नाम है क्रिएटिवली कन्विंस कस्टमर। ये हर महीने लास्ट वीक में होता है, ताकि इसके बाद जो अगला महीना शुरू हो उससे हमारे जीवन में ग्रोथ आनी शुरू हो जाए। राइट? किसी को भी इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो बाद में मेरे को पर्सनल नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप डाल दीजिएगा। अभी किसी का कोई सवाल? किसी का भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे हैं, तो आप कान्हा जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं 1 to 1। अरे सब लोग अभी अपने किचन में बिजी हैं क्या? कोई बात ही नहीं कर रहा। जोगिंद्री मैम आप आ जाओ 5 मिनट के लिए। जोगिंद्री मैम ने लिखा था कुछ। हाँ, मैं ये कह रही थी कालवश सर, एक क्लास क्या कहते हैं, आप एफपीआरटी में ही कहते हैं बिजनेस के ऊपर ले लीजिए, तो आई थिंक दैट इज मच फ्रूटफुल फॉर ऑल। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आगे जैसा बोर्ड फैसला करे। बिजनेस में मतलब पर्टिकुलर? बिजनेस 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 व्हाट्सएप वाला। अच्छा, बिजनेस व्हाट्सएप वाली। ओके ओके, जी ठीक। जी। मैंने जेडी भी वर्मा जी आप कुछ आपसे किए बोलेंगे? सर। एक और मेरा सजेशन था फेडरेशन के लिए, कि जैसे हम हमारा जैसे प्रपोजल पे नंबर लगता है तो हम एजेंट को और वो कस्टमर को दोनों को नंबर जाता है, राइट? तो कई बार हमारे क्लाइंट ना थोड़े से अनअवेयर हो जाते हैं, जैसे उनको ईनेच के लिए हम अपडेट कर दें, तो अगर ये प्रपोजल जाए कि ईनेच का मैसेज भी जैसे पार्टी को जाए तो हम हमारे पास भी अगर साथ साथ आ जाएगा तो हम उसे एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि सर मैसेज आया होगा, इसको अपडेट कर दीजिए। तो आई थिंक वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा इनेच में थोड़े से पंगे भी ज्यादा हो रहे हैं क्वार्टरली वाला, तो वो थोड़ा सा अगर नहीं होगा अपडेट तो फिर और दिक्कत आएगी। तो अगर इसको आगे प्रपोजल में रखते हैं तो आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया, सजेशन। थैंक यू। राइट राइट। श्योर श्योर रखेंगे हम 28 तारीख की मीटिंग। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया सेशन कालरा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। ग्रेट। मैं अब हमारे बीच हमारे अतुल जी आ गए हैं। अतुल जी वेलकम। मैं चाहूंगा सर वोट ऑफ थैंक्स आप कालरा जी को दें। बहुत बढ़िया क्लास आज कालरा जी ने ली है, तो बहुत थैंक यू सुनील भाई। कान्हा जी का थैंक यू इसलिए भी बोलना पड़ेगा क्योंकि कान्हा जी की जब भी क्लास होती है मुझे तो उससे बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, मैं तो हमेशा से उसमें से कोई ना कोई चीज निकालने की कोशिश करता हूँ, और कि कान्हा जी की हमेशा से खासियत रही है कि भाई वो हर वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, वो सेल्स को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं सब। हाँ, वो मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे भी हो बेस्ट टू बेस्ट हो। और क्योंकि काला जी हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं, और उनका जब जब हमें उनसे एक क्लास की रिक्वेस्ट करी है तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो उन्होंने मना करा हो। ये जरूर हो सकता है कि उनकी अपने ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं तो थोड़ा ऑक्युपाइड रहते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि भाई इस सैटरडे इस फ्राइडे ना रख के आप अगले रख लेना। बट कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ लंबे टाइम तक।
तो ये हम लोगों के लिए एक समझ लो कि एक अचीवमेंट है कि हमारे पास काला जी सहज अवेलेबल है। और हमेशा अच्छी बात ये है कि यूट्यूब पे अभी हमारा जो सेशन है जो जबकि अपलोड होता है तो उसमें व्यूअरशिप धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं अभी फिर दोबारा से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे लोगों को मैक्सिमम लोगों को लाना शुरू करो। लोगों को इस चैनल के थ्रू लोगों को फायदा हो। हम भी चाहते हैं सभी लोग MDRT COT TOTs करें। और जो सेशन था आज का बहुत अच्छा था। मैं पूरा सेशन अटेंड, मैं आज अष्टमी थी तो मुझे सुबह प्रशांत के लिए मंदिर जाना था। तो और मंदिर में आज कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। नहीं तो नॉर्मली मैं 7:45 तक वापस आ जाता हूँ। आज महाराज जी आए हुए हैं हमारे मंदिर में तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्टिविटीज 2 दिन एक्स्ट्रा करा दी जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मैं पूरा सेशन नहीं सुन पाया लेकिन 8:30 से ऑनवर्ड्स मैंने पूरा सुना, अच्छे से सुना। और ये भी सुना, वो पागल वाली कहानी पूरी सुनी अच्छे वाली। ठीक है, हम लोग सब लोग हम लोगों के लिए एक मैसेज बिल्कुल अच्छा है कि हम यदि एक काम को एक ही तरीके से करते रहेंगे तो हमारी भी हालत, चाहे बेशक सामने वाला हमें बोल नहीं रहा लेकिन हरकत वही है जो काला जी ने बताई है। एग्जैक्टली वही हरकत में बैठे हैं हम लोग। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को कुछ यदि अपने रिजल्ट्स में चेंज लाने हैं तो हमें एक्टिविटीज के अंदर चेंज करना होगा, फॉर श्योर करना होगा। नहीं तो जैसे हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम टू सेम मिलेंगे, वही रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच अशोक भाई, आपका आज का सेशन वंडरफुल था और बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिलेगा। और जैसे योगेंद्र जी ने बोला है कि बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर एक क्लास की बात करेंगे, एक बार फ्यूचर में देखते हैं, जैसे फर्स्ट अवेलेबिलिटी होगी इस प्रोसेस को भी आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। एक बार सबको अनम्यूट कर दो।